अस्सलाम वालेकुम। जी अरीशा, यूनिट 20 हमारे पास है मटेरियल्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसके जो है ना, हमने सिर्फ जो है वो समेटिव टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं और वो थोड़े से एक दो टॉपिक जो है उनको हमने देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो होते क्या हैं। मटेरियल आपका कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या कोई भी ऐसा मिक्सचर है जो कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें उनको बनाने में यूज़ होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए जो भी हम सब्सटेंस या मिक्सचर यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम मटेरियल्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस दैट यूज टू मेक अप द थिंग्स। तो अब हमारे पास जो है ना मटेरियल्स वो फ्लेक्सिबल होते हैं या आपके हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इस तरह हमारे पास स्टिफ्स भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लास है, ग्लास एक मटेरियल है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्लास से मिलकर बनी है। इस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है। और इस जो है ना करंट वर्ड को प्लास्टिक वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अब हमारे पास मोस्टली जो चीज़ें आ रही है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो प्लास्टिक की ही होती हैं। तो ये सारी प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, तो ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं ये मटेरियल्स ही हैं जिनसे हम और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर हमने मटेरियल जो है वो डिस्कस करने हैं। अब वैसे तो सारे मटेरियल जो है इन्होंने बारी बारी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है मेटल्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, कि हमारे पास अगर और हमें दिया हुआ हो तो हम उससे मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि हमने वहाँ से उसको सेपरेट आउट करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ओर्स जो है वो और होता क्या है, और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो और बेसिकली हमारे पास चीज़ है क्या। तो हम इस और को जो है वो डिस्कस करते हैं। अरीशा, आपका और कोई भी ऐसा सेडिमेंट है, कोई भी ऐसी रॉक हो सकती है जिसमें आपका जो है ना गिवन मेटल या गिवन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है। जैसे हाँ, हमारे पास कॉपर जो है, कॉपर के बहुत ज़्यादा जो है इसके सोर्सेज मौजूद हैं दुनिया के अंदर, लेकिन कभी भी कॉपर प्रेजेंट नॉर्मली जो है ना वो प्योर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा। ये किसी न किसी और रॉक के फॉर्म में या सेडिमेंट की फॉर्म में जो है वो मौजूद होगा। तो बेसिकली ओर्स आर द रॉक्स और सेडिमेंट दैट कंटेन आवर डिज़ायर्ड मेटल। ठीक है, जिसके अंदर हमारा डिज़ायर्ड मेटल होता है, तो उसको हम जो है वो ओर्स कहते हैं। तो इस ओर से अब हमने अपना डिज़ायर्ड मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। यही हम पूरा प्रोसेस जो है आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है फ्रॉम द ओर्स। तो इसके लिए हम पहले इसका थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं कि जब भी हम किसी भी ओर्स के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो हमारे जहन में पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि हम जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इस सीरीज़ के अंदर कहाँ पे बिलोंग करता है। हमारे पास एक सीरीज़ है कि कुछ मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नेटिव है ही, वो जो है ना प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो गोल्ड है, ठीक है, और इस तरह हमारे पास प्लाटिनियम है और सिल्वर है। ठीक है, ये कॉपर इतना ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं होता, लेकिन ये जो है ना सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनियम, ये आपके नेटिव जो है ना प्योर फॉर्म में होती हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड जहाँ भी मौजूद होगा वो हमेशा प्योर फॉर्म में मौजूद होगा। आप थोड़ी सी जो इसके साथ इम्प्योरिटीज़ हैं, केमिकली उन्होंने इम्प्योरिटीज़ नहीं रिएक्ट की होगा, बस वैसे ही उसके ऊपर जो है वो अटैच होंगी, तो आप उसको साफ़ करेंगे तो प्योर फॉर्म में आपका गोल्ड, प्लाटिनियम और सिल्वर इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन बाकी हमारे मेटल्स हैं, जैसे ऐसे मेटल जो कि जिनकी रिएक्टिविटी कार्बन से बिलो है, लाइक जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, इनकी रिएक्टिविटी कार्बन से बिलो है। तो आप इन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू द रिडक्शन मेथड। आप इनकी रिडक्शन करवाएंगे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे हम कार्बन के साथ इनको रिड्यूस करवाएंगे, इनकी रिडक्शन करवाएंगे, तो कार्बन जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो सकता है, इस तरह, जिसको कोक भी कहते हैं कार्बन। ठीक है, इसके अलावा हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन को भी। ये आगे हम रिएक्शन भी देखेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कार्बन से बिलो है, लाइक जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, दीज आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द रिडक्शन मेथड, और रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। एंड द मेटल दैट हैव रिएक्टिविटी अबव द कार्बन, लाइक पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, या जो और भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनकी रिएक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, वो भी हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो हम इनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है कि हम किसी भी मेटल के ओर को जब लेंगे और उसके अंदर अपना डिज़ायर मेटल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम इस टेबल को देखेंगे कि हमारा मेटल कहाँ पे फॉल करता है। अगर आपका मेटल जो है अगर प्योर है तो फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी रिएक्टिविटी कार्बन से बिलो है तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू द रिडक्शन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। और अगर उसकी जो है ना रिएक्टिविटी कार्बन से अबोव है तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसका बेसिक जो है वो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम हरीशा देखते हैं कि हम जब एक्सट्रक्शन करेंगे तो हम कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 7-8 स्टेप हैं, इनको फॉलो करके हमें एक्सट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। पहला प्रोसेस स्टेप है वो हमारे पास एक्सट्रक्शन है, ठीक है। तो एक्सट्रक्शन हम इस तरह करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रोस्टिंग हो जाएगी, फिर हम स्मेल्टिंग देखेंगे, रिफाइनिंग या जिसको हम प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, अलॉइंग है, शेपिंग है और हीट ट्रीटमेंट है। ये हमारे पास बेसिक स्टेप हैं जो कि हम फॉलो करेंगे जब हम एक्सट्रक्शन जो है वो एक्सट्रक्शन ओर्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो हम सब बारी बारी एक एक जो है स्टेप को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारे पास है एक्सट्रक्शन, कि हम जब ओर में से अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम पहला स्टेप ही एक्सट्रक्शन का करवाएंगे। और एक्सट्रक्शन हम 2 स्टेप में करवाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हमने जो ओर हमें दिया हुआ है, ओर का मतलब है सेडिमेंट है, एक रॉक सी है, ठीक है। जो हमारे पास रॉक या सेडिमेंट आया है उसको हमने स्मॉल पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक करने हैं। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं। इसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि हमने किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करनी है। तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इसको जो है वो डिफरेंट वे से क्रश करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में शो किया गया, ये ऊपर से लार्ज पीस जो है ये यहाँ पे इंटर कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे इस साइड से जो है इसको फोर्स जब प्रोवाइड करते हैं तो ये क्रश हो जाते हैं इनटू द स्मॉलर पीसेस और लास्ट में इन स्मॉलर पीसेस को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है इस तरह हमारे पास हो जाएगी। अच्छा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है ऋषद, या तो आपकी ना ये होती है कि आप इसे ड्राई क्रशिंग या ग्राइंडिंग करवाते हैं, या आप ये इसको वेट क्रशिंग और ग्राइंडिंग भी करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ना जिस जगह पे आपने ये अपनी इंडस्ट्री लगाई हुई है उसके इर्द गिर्द का जो है ना क्या उसकी पॉपुलेशन है या उसके इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा जो है हमारे पास जो है वो डोमेस्टिक रहते हैं लोग वगैरह। तो अगर आप ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा किसी शहरी इलाके में है आपकी वो इंडस्ट्री, तो फिर आप मोस्टली वेट ग्राइंडिंग या वेट क्रशिंग ही कराएंगे, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में फिर लेस डस्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। वरना फिर अगर बहुत किसी दूर दराज इलाके में आपकी जो है इंडस्ट्री है तो वहाँ पे आप ड्राई क्रशिंग और ग्राइंडिंग भी करवा सकते हैं। बस इसका साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि जो है ना डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है ये हम डिफरेंट वे से करवाते हैं। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि जा क्रशर भी होते हैं, ये हमारे पास जास से होते हैं जिनके ऊपर पहले हम यहाँ पे अपना मटेरियल जो है वो इंटर करते हैं, जो कि हमारे लार्ज ब्लॉक्स होते हैं। और जहाँ पे जा जो है जब ये एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में ये क्रश हो जाता है। इस तरह गायरो रोटेटरी क्रशर भी होते हैं और ये हमारे पास रोलर क्रशर भी होते हैं। ये इस तरह जो है वो रोल कर रहे होते हैं और इनके ऊपर से आप मटेरियल जो है उसको इंटर करते हैं तो ये क्रश हो जाते हैं इनटू द स्मॉलर पीसेस। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हम जो है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करवाते हैं अपने ओर की। जो हमने ओर लिया हुआ है उसकी हम पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग करवाएंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जो है अब आपको नाम से पता चल गया, जैसे हम दो जो है वो टर्म पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन एंड द डाइल्यूशन। के डाइल्यूशन होता है जो कि बहुत ही हमारा जो है ना जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, और कंसंट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन करवानी है। मीन हमने ओर्स के साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं उनको रिमूव करवाना है ताकि आपका ओर के अंदर जो मेटल की कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। लाइक हमारे पास जो पहले हमने ओर लिया था उसमें 70 to 80% जो है ना वो हमारे पास डस्ट प्रेजेंट थी या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी। तो अब हमने उसमें से वो सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी हैं ताकि मैक्सिमम अब हमारी जो चीज़ बच जाए वो मेटल ही बच जाए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ टू इंक्रीज़ द मेटल कंटेंट ऑफ द ओर कॉल द कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन का प्रोसेस होता है। कंसंट्रेशन यहाँ अब कंसंट्रेशन आप डिफरेंट वे से करवा सकते हैं। लाइक कंसंट्रेशन आप फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस जो है ये इसकी डायग्राम दी हुई है। इसको अगर आप देखें तो फ्लोटेशन प्रोसेस में हम प्रेशराइज्ड एयर जो है यहाँ से पास करवाते हैं और यहाँ पे हमने पूरा अपना ओर जो है उसको किसी सोल्यूशन के अंदर वाटर वगैरह के अंदर जो है वो डिज़ोल्व किया होता है। जैसे हम एयर प्रेशराइज्ड एयर यहाँ से पास करवाते हैं तो उस प्रेशराइज्ड एयर के एक्शन की वजह से जो आपके
मेटल होते हैं जैसे जिनके मेटल के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट कर जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे जो है यहाँ पे जमा हो जाती हैं। तो इस तरह हम यहाँ से जो है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लेते हैं और अपना जो है डिज़ायर जो मेटल को कंटेंट है उसको यहाँ से जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इस तरह ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने जो ओर्स हैं उनकी कंसल्टेशन करवा सकते हैं कि ओर्स में से जो भी इम्प्योरिटीज़ अगर हमने रिमूव करवानी है तो हम एयर पास करवाएंगे, प्रेशराइज्ड एयर, इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएंगी और हमारा जो मेटल के जो भी कंपाउंड होंगे वो ऊपर जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक प्रोसेस भी होता है जिसमें हमने मैग्नेटिक रोलर जो है वो प्रोवाइड किए होते हैं और अपना जो ओर है उसको यहाँ से पास करवा रहे होते हैं, यहाँ से ओर जो है उसको पास करवा रहे होते हैं। तो ये मेटल क्योंकि मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह से एक वायर सी लगी हुई है वो भी मूव कर रही है, तो और भी उसी के साथ ऊपर आके मूव करेगा। यहाँ से रोलर से ये आगे पास होगा। अब मैग्नेट लगे हुए हैं दो हमारे पास। तो ये जो है ये मैग्नेट है, बेसिकली ये हमारे मैग्नेट रोलर है। तो कुछ जो मेटल कंटेंट होगा वो ज़ाहिर सी बात है मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो वो जो है ना वो पहले ही अट्रैक्ट होगा और ये पहले यहाँ पे जो है वो नीचे जो है वो बेंट हो जाएगा और यहाँ पे गिर जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक जो है ना वो बेसन वगैरह या कोई भी बेकर वगैरह रखा होता है, उसके अंदर हम इसको जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्योंकि उनकी मेटल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती, मैग्नेट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती, तो वो दूर जाके जो है ना यहाँ पे जाके जंप आउट कर जाती हैं और यहाँ पे हम नॉन मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स होते हैं या ऐसे पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी उनको हम इस तरह रिमूव कर लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर है। इस तरह हमारे पास जो है वो ग्रेविटी सेपरेटर भी होते हैं। हम जो क्रश्ड ओर है उसको यहाँ से पास करवाते हैं और वाटर एक प्रेशर के साथ यहाँ पे जो है वो फ्लो करके जा रहा होता है। अब हमारे पास क्रश ओर भी है और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं। ग्रेविटी की वजह से हमें पता है कि ऐसी चीज़ जो जिसका जो है ना लाइट वेट होते हैं जैसे पार्टिकल, वो इस वाटर के साथ नीचे जो है ग्रेविटी की वजह से फ्लो होके चले जाएंगे और हमारे जो बाकी पार्टिकल हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट है वो जहाँ पे जो है वो रह जाएंगे। तो इस तरह हम डिफरेंट वे से अपना जो ओर है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिक जो कंसंट्रेशन का मतलब है अरीशा वो यही है कि हमने अपने गिवन ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना है ताकि मैक्सिमम उसके अंदर हमारा मेटल ही रह जाए। और वो हम रिमूव करवाते हैं थ्रू द फ्लोटेशन प्रोसेस, थ्रू मैग्नेटिक प्रोसेस और थ्रू द ग्रेविटी प्रोसेस। तो ये डिफरेंट वे हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो कंसंट्रेशन करवाते हैं। ये हमारा पहला भी स्टेप था, एक्सट्रक्शन था। और एक्सट्रक्शन में अरीशा हमने दो स्टेप देखे। हमने पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग की, छोटे छोटे उनको पीसेस में चेंज कर लिया। फिर जो छोटे छोटे हमारे पीसेस बचे हैं ओर्स के उनको भी फर्दर हमने इम्प्योरिटीज़ से जो है ना वो क्लीन किया है। उसमें मैक्सिमम अब हमारा मेटल कंटेंट जो है वो रह गया। सेकंड हमारा प्रोसेस है रोस्टिंग। और रोस्टिंग का मतलब है कि आप अब जो आपका मेटल कंटेंट रह गया है उसको ऑक्सीजन के साथ मीन हीट करें, एयर दें और उसको जो है ना वो हीट करें। एयर की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो जो भी आपके मेटल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू देयर ऑक्साइड्स। जैसे हमारे पास जिंक सल्फेट है, जब हमने इसको हीट किया, ये हमारा जिंक सल्फेट है, हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ये जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, साथ में सल्फ़र भी सल्फ़र ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फिर हमारा मर्क्यूरिस सल्फेट है जिसको सिनाबार भी कहते हैं। इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो मरकरी यहाँ पे प्योर फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो हमें मिल जाती है। इस तरह हमारे पास कॉपर पायराइट जो है ना और होता है, ये कॉपर पायराइट और है, ये इसका फार्मूला है CuFeS2। कॉपर पायराइट ओर को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो इससे भी हमारे पास कॉपर सल्फाइड प्रोड्यूस्ड होता है और आयरन सल्फाइड जो है ये प्रोड्यूस्ड होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि हमारे जो पहले ओर्स थे, जैसे ये ओर था सल्फ़र जिंक सल्फेट का ओर था, मर्क्यूरिक सल्फेट या सिनाबार का जो ओर था या कॉपर पायराइड का ओर था, इन सब ओर्स को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया ये मोस्टली जो है अपने ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो चेंज हो गए। तो ये इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रोस्टिंग प्रोसेस हो गया है। सेकेंड स्टेप जो है वो रोस्टिंग था। थर्ड है स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग प्रोसेस है जिसके अंदर आपने अब जो ओर्स बनाए हैं ना ऋषा, सॉरी ऑक्साइड्स बनाए हैं ना, उनको आपने चेंज करना है इनटू देयर मेटल, प्योर जो मेटल फॉर्म है ना उसमें चेंज करना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल का ऑक्साइड चेंज होता है अपने प्योर मेटल की फॉर्म में, उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था तो ये चेंज हो गया आयरन की फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहेंगे। और स्मेल्टिंग जो है ये हम करेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में,
ठीक है। ये आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन को, या आप कार्बन को जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, जिसे कोक भी कहते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ऑक्साइड हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड है, यहाँ पे हमारे पास जो है VO3 ऑक्साइड है, इसी तरह जिंक ऑक्साइड है, ये हमने टंगस्टन इसको कहते हैं, टंगस्टन ऑक्साइड है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड जो है वो दिए हुए हैं। तो इन ऑक्साइड्स को जब आप रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट की अगर आपको डेफिनेशन दोबारा से याद हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ी थी अरीशा, कि इनकी रिडक्शन करवाएगा, ये मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से करवाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ से आयरन ऑक्साइड जो था, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और आयरन आपकी प्योर फॉर्म में जो है वो मेटल के फॉर्म में मिल जाएगी। इस तरह टंगस्टन ऑक्साइड है, तो ये भी अपनी ऑक्सीजन दे देगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करेगा, ये इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी, और जिसने ऑक्सीजन ली है वो हाइड्रोजन है, तो ये वाटर बना देगा, और टंगस्टन जो है वो प्योर फॉर्म में हमें गेन हो जाएगा। इस तरह आयरन ऑक्साइड है, तो इसकी भी रिडक्शन होगी, मीन ये भी अपना ऑक्सीजन जो है वो लूज़ करेगा, और कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और जिंक जो है वो प्योर फॉर्म में हमें जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस है, चेंजिंग द मेटल ऑक्साइड इनटू द प्योर मेटल फॉर्म या फ्री मेटल फॉर्म। तो इस प्रोसेस को जो है हम स्मेल्टिंग कहते हैं, और स्मेल्टिंग जो है ना वो किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमारे पास जो है वो करवाई जाती है। ये एक कुछ ऐसे मेटल हैं जिनकी इस तरह सिंपल आपको स्मेल्टिंग हो गई है और प्योर आपका मेटल बन गया। इस स्मेल्टिंग के बाद आप डायरेक्ट इनकी प्योरीफिकेशन और रिफाइनिंग जो है वो करवा सकती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनकी स्मेल्टिंग इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती, जैसे हमारे पास है कॉपर। अब कॉपर की स्मेल्टिंग जो है वो हमारे पास ईजी नहीं है। कॉपर की स्मेल्टिंग 2 स्टेप के अंदर होगी। सबसे पहले हम रोस्टेड जो कॉपर ओर था ना, उसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्सीजन और सैंड, ठीक है। 1100 पे हम इसको ना हीट करेंगे। तो हमारा जो कॉपर ओर था ना, ये हमने पहले अरीशा करवाया था, ये हमारा कॉपर ओर था, ये कॉपर आयरन सल्फाइड, ये कॉपर का ओर था, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ जब हीट किया था तो कॉपर सल्फाइड बना था, आयरन सल्फाइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये पहले से बने हुए थे। ये हम प्रोसेस करवा चुके हैं रोस्टिंग में, ये रोस्टिंग में हम पहले से जो है वो करवा चुके हैं। अब दोबारा से ये जो सारी चीज़ें आपके पास आई हुई हैं ना, कॉपर सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको आप सैंड और सिलिका के साथ 1100 पे जो है वो हीट करवाएंगे। और जब आप 1100 पे हीट करवाएंगे, हमारे पास अब दो जो है ना इसकी लेयर्स बनेंगी। एक हमारी जो है ना लोअर लेयर होगी, और लोअर लेयर के अंदर जो है, और लोअर लेयर को हम जो है वो कॉपर मैट कहेंगे, उसके अंदर हमारा ये कॉपर सल्फाइड होगा और ये आयरन सल्फाइड जाएगा, ठीक है, जो लोअर लेयर होगी। और इस तरह हमारी एक अपर लेयर होगी, जिसमें आपकी जो आयरन सल्फाइड है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया है, और आयरन ऑक्साइड ने सलीका के साथ मीन सैंड के साथ रिएक्ट करके ये जो है ना बनाई है स्लेग, इसे कहते हैं। ये पाइराइट स्लेग जो है, या सिलिकेट स्लैग, सॉरी सिलिकेट स्लैग जो है ये कहते हैं, ये बनेगी। तो लोअर जो अपर लेयर है उसमें ये सिलिकेट स्लैग होगा, और जो लोअर लेयर है उसके अंदर आपका कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होगा, जिसको हम कॉपर मैट कहते हैं। तो ये आपने जब रोस्टिंग करवाई है ना, तो ये आपकी दो लेयर जो है वो सेपरेट आउट हो गई है, ठीक है। ये हम इस तरह इसको चैम्बर के अंदर भी देख देते हैं कि हमने ये चैम्बर था, और इसको हमने आगे भी डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने ये लिया था, ये हमारे पास था। ये रोस्टिंग के बाद हमारी जो तीनों बाई प्रोडक्ट मिली थी, कॉपर सल्फाइड था, आयरन सल्फाइड था, और सल्फर डाइऑक्साइड था। ये तीनों चीज़ें जो है ना इस हमने अपने जो है ना टैंक के अंदर जो है वो डाल दी हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हॉट एयर प्रोवाइड की है, और साथ में ही हमने सैंड भी प्रोवाइड की है, ठीक है, मीन सिलिका भी प्रोवाइड किया, और 1100 पे हमने इसको हीट किया था। दो लेयर यहाँ पे सेपरेट आउट हुई थी। एक हमारी जो है ना लोअर लेयर है, और हमारे पास इस तरह जो है वो अपर लेयर है। अब ये जो लोअर लेयर है ना, ये इसको कॉपर मैट कहते हैं। इसके अंदर ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड मौजूद है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी। जो आयरन सल्फाइड है ना, वो मज़ीद आपने जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की है यहाँ से, जो आपकी लोअर लेयर में आयरन सल्फाइड मौजूद है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगी, वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी दोबारा से यहाँ से। और जो आयरन ऑक्साइड बना है ना, वो जो सिलिका आपने प्रोवाइड किया था उसके साथ रिएक्ट करके ये सिलिकेट का स्लैग बना देता है, और सिलिकेट स्लैग ये ऊपर आ जाता है। ये इसकी जो है ना टॉप लेयर होती है। तो ये इसका पहला स्टेप है, जिसके अंदर आपने जो कॉपर का ओर है उसको हीट किया है, और वो उसने दो लेयर जो है वो उसमें चेंज हो गए। नेक्स्ट प्रोसेस जिसको आप बेसिमराइजेशन भी कहते हैं, तो ये हमारा बेसिमर कन्वर्टर होता है। ये पूरा बेसिमर का चैम्बर है। अब हम थोड़ा सा आगे इसको बेसिमराइजेशन देखते हैं कि ये आगे क्या होगा। एक तो इसमें सेम वही प्रोसेस होगा कि हम जैसे एयर जो है हॉट एयर इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो इस कॉपर मैट के अंदर जो भी आयरन सल्फाइड मजीद मौजूद होगी ना, अगर कुछ भी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड है, तो वो सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में आएगी।
और आयरन ऑक्साइड जो है वो उसी तरह सिलिका के साथ रिएक्ट करके ये सिलिकेट बना देगा, ये ऊपर जो है ना सिलिकेट का स्लैग बना देगा, जिसको हम सेपरेट आउट बाद में कर लेंगे। तो ये ज़्यादातर जो है ना आपकी आयरन सल्फाइड जो नीचे मौजूद होती है, ये हॉट एयर जो जहाँ से आती है उसके साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड में मोस्टली चेंज हो जाती है। और मज़ीद आप फाइनल स्टेप में जब मज़ीद आप ऑक्सीजन जो है इसको प्रोवाइड करते हैं, जो फर्दर ऑक्सीजन होती है वो अब इसके अंदर आयरन सल्फाइड ने तो क्योंकि रिएक्ट कर दिया था, इधर दो चीज़ें हमारे पास रिशा मौजूद थी इस मैट के अंदर, एक था कॉपर सल्फाइड और एक था आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड ने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है ना आयरन ऑक्साइड बना दिया है, और वो तो जो है ना यहाँ से रिमूव आउट हो गई है, ये इधर जो है वो स्लैग की फॉर्म में आ गई है। हमारी पीछे बच गई है ये कॉपर सल्फाइड। अब जो मज़ीद ऑक्सीजन मिलेगी तो कॉपर सल्फाइड इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ये बनाएगी कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये बनाएगी, ये जैसे यहाँ पे रिएक्शन ये दिया हुआ भी है। कॉपर सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाई और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बना दिए। और ये जो आपकी कॉपर ऑक्साइड जो बनी है अभी, कॉपर ऑक्साइड जो मज़ीद बन रही होती है, वो मज़ीद जो नीचे मौजूद कॉपर सल्फाइड होती है उसके साथ रिएक्ट करती जाती है, और इस तरह प्योर कॉपर आपकी जो है वो मिल जाती है। और ज़्यादातर जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाती है। ये एक बेसिमर कन्वर्टर होता है। और अगर हम बेसिमर कन्वर्टर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक पियर शेप्ड, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, पियर्ड शेप्ड का एक हमारे पास स्टील का बना हुआ टैंकर है, और इसको लाइन किया होता है। ये अंदर से अगर हम इसकी लाइनिंग की बात करें तो इसको सारा लाइन किया होता है एलुमिना, मैग्नीशिया या सिलिका के साथ, इसको जो है ना लाइन किया होता है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉपर का ओर है ना उसको हीट किया जाता है 1100 पे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सैंड, और फिर दो लेयर बनती हैं जो हमने बात की। लोअर लेयर जो है वो कॉपर मैट थी और अपर लेयर जो है वो स्लैग थी। लोअर लेयर वाली जो है ना दो चीज़ें थी, उसमें कॉपर सल्फाइड भी था और आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड पहले ही आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया था और मूव हो गया था, लेकिन जो कॉपर सल्फाइड था उसने अगले स्टेप के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया था, जिसने मज़ीद कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके प्योर कॉपर बना दी थी। अब ये आपकी ब्लिस्टर कॉपर, जिसको आप प्योर कॉपर कहते हैं, वो आपकी यहाँ से जो है वो हो गई है। जो 97 to 98% प्योर कॉपर मिलती है वो इस प्रोसेस के थ्रू आपको मिल जाती है। और उसके अंदर जो अब मज़ीद मतलब 1-2% इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसी सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह हम जो है रोस्टिंग इसकी क्या नाम है, कॉपर और जो है उसकी स्मेल्टिंग करते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप अगर देखें तो उसको रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। कॉपर अब आपको मिल गई है, लेकिन उसके अंदर अभी हमने देखा कि फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, तो हम रिफाइनिंग करवाएंगे या प्यूरिफिकेशन। और दो वे हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन करवाने के, एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और सेकंड स्टेप है हमारे सेकंड मेथड है डिस्टिलेशन। तो हम फर्स्ट में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी शायद देखा हो इसमें को। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है तो हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको सेटअप करना है। हमारे पास एक एनोड होगा और दूसरी साइड पे हमारे पास कैथोड है। दोनों को हमने वायर के ज़रिए बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। टैंकर है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। तो जो एनोड है ना, आप याद रखना है, एनोड आपका इम्प्योर कॉपर का बना होगा। जो ऊपर से आपने कॉपर जैसे बेसिमराइजेशन के रिजल्ट में जो कॉपर बनी है ना वो अभी प्योर नहीं है, 97 to 98% है, अभी प्योर नहीं है। तो इम्प्योर जो कॉपर है आप उसका इनोड बना दें। ये इन्होंने इनोड जो उसका लिया हुआ है मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। और बिल्कुल जो प्योर कॉपर है 100% उसका आप कैथोड बना दें। इसको जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है इसको डिप्ट करें, बैटरी के साथ कनेक्ट करें, बैटरी ऑन करें और जहाँ से जो है वो करंट जो है वो प्रोवाइड करें। जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब होगा यहाँ पे क्या कि जो इम्प्योर कॉपर है ना वो आपकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, ठीक है। और वो कॉपर आयन की फॉर्म में ये हमारे पास इस तरह होगा, कॉपर आयन की फॉर्म में ये कॉपर+2 आयन की फॉर्म में जो है ये चेंज होगी। कॉपर+2 आयन की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन को जो भी इधर आपकी इम्प्योर कॉपर है ना उसमें जो भी कॉपर मौजूद है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, कॉपर आयन की फॉर्म में यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आ गई। जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो गए। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पे आए हैं तो यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रॉन आए हैं कैथोड पे, तो अब जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन मौजूद है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और प्योर कॉपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है और इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह ये जो इम्प्योर कॉपर का इनोड बनाया हुआ था वो आपका जो है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप कह लें कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम रहने स्टार्ट हो जाती है, वो थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह कह लें वो, क्योंकि जो सारा इम्प्योर कॉपर इधर मौजूद है वो कॉपर आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन वायर से गुजरते हुए कैथोड पे आएंगे और जो कॉपर आयन सोल्यूशन में मौजूद होंगे
वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और प्योर कॉपर की फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। इस प्रोसेस को जो है ना हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं और इसमें ये रिएक्शन होते हैं। अगर आप कैथो एनोड पे रिएक्शन देखें तो उसी तरह हुआ कि एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर का था, तो वहाँ पे जो भी कॉपर मौजूद थी उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, कॉपर आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आ गई है। जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए वायर के थ्रू मूव करते हुए कैथोड पे आए हैं, ये कैथोड पे आए हैं। कैथोड पे जब आए हैं तो कॉपर जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद थी उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल की फॉर्म में उस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गई है। तो ये पूरा जो है ना रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है ये इस तरह से करवाई जाती है। हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको सेटअप करते हैं, इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाते हैं और प्योर कॉपर का कैथोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है 1 मोलर, और दोनों को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं बैटरी के थ्रू, करंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये रिएक्शन होती है जिसके रिजल्ट में हमारी प्योर कॉपर जो है हमें कैथोड पे मिलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो डिस्टिलेशन है, जिसमें आपने अब अपना जो भी मेटल है उसको अगर प्योरीफाई करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट उनको आप सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो बस जिस जिसका बॉइलिंग पॉइंट जहाँ जहाँ पे आता जाएगा वो उस तरह प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट होता जाएगा। तो ये प्योरीफिकेशन है। ये हरीश आज का लेक्चर था, इसको देखिएगा। अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो फिर बताइएगा।